अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास की सीज़नल काश्त पे बात करेंगे। अभी अगेती काश्त भी जारी है, अगेती को भी देखेंगे और साथ साथ जो है सीज़नल का मौसम आ रहा है, तो सीज़नल काश्त में आपने क्या करना है। वैसे तो तकरीबन एक जैसी काश्त होती है, लेकिन कुछ पानी लगाने का, कोई फर्टिलाइज़र का फ़र्क होता है, नहीं होता। बीज की जो छांटी है उसको किस तरह करनी है, बीज का फ़ैसला क्या करना है कि क्या बीज लगाना है इस पे बात करेंगे। और साथ साथ जो है इस दफ़ा बारिशें कम हुई हैं, तो उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं फसलों पर, और आइंदा जो है कपास पर भी क्या सूरत हाल होगी, और ज़मीनों की मजमूई साख्त पे भी जो है क्या असर हो रहा है कि अगर बारिशें कम हो रही हैं, पानी कम मैसर है अगर ज़मीनों को, तो जो ज़मीन का अपना स्ट्रक्चर है उसमें भी कोई तब्दीली आ रही है नहीं, और ज़राअत की मजमूई सूरत हाल है क्या, काश्तकार क्या महसूस कर रहा है, वो राग़िब है, मोटिवेटेड है काश्तकारी की तरफ, या हाफ हार्टेड है, क्या सूरत हाल है, ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं अदील नैयर साहब। आप महकमा ज़राअत तोसी मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, कस्बा मंडल में तैनात है, ज़राअत ऑफिसर हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी रिपोर्ट क्या बता रही है। दूसरे मेहमान डॉक्टर साजिद मसूद साहब, प्रोफेसर हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा साइल साइंसेस में पढ़ाते हैं और तहकीक भी करते हैं। उनसे भी जानेंगे कि हमारी जो इस वक्त ज़मीनों की कैफियत है वो क्या है, और ये जो फर्टिलिटी कम हो रही है इसकी क्या वजूहत है, और उसको कैसे बहाल करना है, वापस लाना है। क्योंकि ज़रख़ेज़ी कम होने से ज़ाहिर है पैदावारी अमल जो है वो मुतासर होता है, पैदावारी अमल मुतासर होता है, तो काश्तकार के अंदर मायूसी फैलती है। हम सारा इन्हिसार कर रहे हैं इस वक्त, हमारी GDP की ग्रोथ का इन्हिसार भी बहुत ज़्यादा ज़राअत पर है, तो अगर वो ज़राअत नीचे जाती है तो हमारी ओवरऑल जो शरह नमू है वो भी कम हो जाती है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी ज़मीनों को कैसे बचा सकते हैं। तीसरे मेहमान राना ज़िया उल हक साहब, आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करते रहते हैं गाय बगाए, और ज़राअत को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। उनसे हम काश्तकार का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि एक जो फार्मर है वो इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, क्या महसूस कर रहा है, और कपास की बिजाई के हवाले से उसके अंदर कितनी मोटिवेशन है, और ये जो मैकेनिज़्म है प्राइस का, इसके हवाले से उसकी क्या फीलिंग है, परेशान है, खुश है। हम ऐसा लग रहा है कि अब सारी कीमतों को, अपनी कमोडिटी की सारी कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट से मुंसलिक करते जा रहे हैं, तो हमारा काश्तकार इसमें सर्वाइव कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि इनपुट्स को तो हम मुंसलिक नहीं कर रहे, सिर्फ पैदावार को हम मुंसलिक कर रहे हैं और वो कीमतें मुंसलिक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अदील साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मरला है अगेती काश्त का, ये किस स्टेज पर है और क्या सूरत हाल है, क्या नज़र आ रहा है कि अगेती इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि ज़्यादा काश्त की जाए, उसका रकबा बढ़ाया जाए, तो काश्तकार के अंदर जो है उसकी अगेती काश्त बढ़ाने की क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? शुक्रिया सर, आपने मदऊ किया। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि अगेती कपास जो है ये एक फ़ायदा बख्श, मुनाफा बख्श फसल है बनिस्बत अगर हम मौसमी कपास लगाते हैं तो। काश्तकार हज़रात जो मुल्तान रीजन, क्योंकि ये कपास का इलाका, काश्तकार हज़रात कपास लगाना चाहते हैं, लेकिन मंडी में रेट्स और इंसेक्ट्स का जो अटैक आता है कपास के ऊपर मौसमी कपास में, तो उसकी वजह से काश्तकार हज़रात काफ़ी डिस्करेज रहे हैं पिछले चंद सालों में। लेकिन पिछले साल का अगर हम मुवाजना करते हैं तो पिछले साल के अंदर जिन लोगों ने अगेती कपास लगाई है उन्होंने 30 से 40 मन पैदावार बग़ैर किसी स्प्रे के लिए, और उनको रेट भी अच्छा मिला है। लेकिन अगेती कपास लगाने के लिए कोई ना कोई फसल कंप्रोमाइज़ होती है ना जी, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि गंदम कंप्रोमाइज़ होती है, तो ये जो कंप्रोमाइज़ है, ये मफामत हम गंदम से करते हैं, ये वारे आती है? जी बिल्कुल सर, हमने जो मुल्क को भी वारे आती है और काश्तकार को भी वारे आती है? जी बिल्कुल आती है। हमने महकमा ज़राअत की तरफ से एक किसानों के साथ मिलकर एक तकाबली जायज़ा बनाया था, जिसमें हमने मकई, बहारिया मकई और कपास, अगेती कपास का कॉम्बिनेशन बनाया, तकाबली जायज़ा बनाया कि उसके अखराजात और मुनाफे का तखमीना क्या है। अच्छा। तो उसमें जब हम देखते हैं तो मकई के ऊपर जो हमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए अखराजात करके हमें 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मुनाफा हो रहा है, जबकि कपास के ऊपर हमारे जो अखराजात हैं वो तकरीबन 50,000 हैं, और उसमें जो हमें मुनाफा हो रहा है वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक मुनाफा हो रहा है। ये इसमें जो आपने अखराजात का तखमीना लगाया, ये लीज़ वाली ज़मीन का लगाया या जो मालिक? जी लीज़ वाली लीज़ के पैसे भी इसमें डाले? अच्छा, फिर तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कपास बड़ी मुनाफा बख्श फसल है और उसमें पैसे जो आते हैं वो खुशहाली की एक वेव आ जाती है। लेकिन
जो अभी मसाइल हैं उसको देखते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं। मैं ज़रा प्रोफेसर साहब को शामिल करूँ। प्रोफेसर साहब, ये कपास का जो डाउनफॉल हुआ है बड़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब 3 टाइम हम नीचे चले गए, इसमें हमारी ज़मीनों की कैफियत का कितना हाथ है? मौसमी तो हो गया, ज़मीनों की कैफियत का भी कुछ हाथ है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऐसा है कि ये इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, ये कोई आज की नहीं और हमारी ही फसल है। 7,000 ईयर्स अगो आपको यहाँ से कोयटा पाकिस्तान से ही इसका वजूद मिलता है, कपास का। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका से इब्तिदा हुई है, वो चली है यहाँ से ही। आपको जो बैकग्राउंड फिर भी कहीं ना कहीं जाके कड़ियाँ यहीं पे मिलती हैं। फिर उसके बाद अफ्रीकन, इंडियन, अमेरिकन, ठीक है, और इजिप्शियन, ये कल्टीवर्स आया। फिर उसके बाद अल्टीमेटली सर्वाइवल जो है वो जो अमेरिकन है वो कर रही है। उसमें जंगली पौधा था जी। हमने इसको अडॉप्ट कब किया? हमने 7,000 ईयर्स पहले जो इसके अच्छा, मिलते हैं फॉसिल्स या उसके रेमिनेंट्स, बाज़ाब्ता इसकी काश्त की जा रही है। बाज़ाब्ता काश्त, यानी जो उसके वो बाय प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मिले अच्छा, हैं कोयटा में, अच्छा, बलूचिस्तान में। और अभी भी हम बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं, सस्टेनेबल कॉटन इनिशिएटिव। आप इसका मतलब है बहुत वहाँ अच्छी पोटेंशियल था है। अच्छा, उसमें ना अब ये वक्त के साथ साथ चेंज होती जा रही है। कभी ये अब जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और वहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर लगाया गया था, उसका पर्पज़ यही था कि उसकी सराउंडिंग में कॉटन बहुत ज़्यादा होती थी। वहाँ से कॉटन शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। वहाँ पे कंडीशंस एडवर्स चली गई किसके जी, अपना कॉटन वहाँ से शिफ्ट हुई, आपके मुल्तान में आ गई, हमारे विहाड़ी में। और विहाड़ी एक टाइम में अकेली एक जो डिस्ट्रिक्ट, उसकी पैदावार पूरे सिंध के बराबर होती रही है। अब ये शिफ्ट हो गई है, इससे आगे चलिए जी। इस पे बात करते हैं, ज़मीन की हैयत पे बात करते हैं। मैं ज़रा राना साहब को भी शामिल करूँ। राना साहब, आप अक्सर नाराज़ बैठे होते हैं, अब भी खुश नहीं है, क्या आपको खुश करने के लिए हुकूमत क्या करे आखिर? हालात जनाब बुखारी साहब आपके सामने है। अच्छा, गंदम का हालात देख लें, मक्की का देख लें, सब्जियों का देख लें। कपास काश्त कर रहे हैं? कपास बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अर्ली जो है ना, अर्ली बिल्कुल मेरे भाइयों ने भी ठीक कहा कि अर्ली में फ़ायदा है, क्योंकि पिछले साल भी मौसमी जो है हमारी पैदावार नहीं है। अर्ली कर लें तो फिर गंदम काश्ती की थी, जगह छोड़ दी थी। जिस साल बात है छोड़ दी है सर, क्योंकि गंदम का पिछले साल में रेट नहीं मिला, इस साल भी डाउट है, इस साल भी गवर्नमेंट नहीं लेगी, तो उससे फिर ये काटना तो बेहतर है, मैं समझता हूँ। अच्छा, ये आपको कुछ अंदाज़ा कैसे हो जाता है कि भाई ये इस साल भी रेट अच्छा नहीं मिलेगा? अगर ये इतने अच्छे अंदाजे होते तो जो टमाटर के साथ हाल होता है, जो प्याज के साथ हाल होता है, तो ऐसा नहीं होना था। आप खुद कैसे असेस, गवर्नमेंट भी आपको आगाही देती है कि नहीं, रेट बेफिक्र हो जाए, रेट अच्छा मिलेगा? भाई साहब, मैं समझता हूँ, मुझे 40-45 साल हो गए हैं ज़राअत के साथ बंद कर लूँ। जो पिछले साल हमारे साथ गंदम का हालात हुआ है ना, मैंने अब तक तारीख में ऐसी चीज़ नहीं देखी कि देखे गवर्नमेंट 1 महीना जी आज ले रहे हैं, कल ले रहे हैं सर, उसके बाद ये हुआ कि गंदम का ऐलान करके रेट नहीं लिया, उसके बाद ये हुआ कि हम 2200-2400 तक हमारी गंदम बिकी है। तो इस साल भी हमें डाउट है और गंदम नहीं लेंगे जो हालात नज़र आ रहे हैं। तो उससे ये कि काटन की पिछले साल तो रेट अच्छा था, लेकिन इस साल मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि काटन को ज़्यादा लग रही है। गवर्नमेंट भी गंदम का रेट अच्छा नहीं, काटन की बात करूँ, क्योंकि इस साल महकमे भी, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बड़ी ज़ोर दे रहे हैं, बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता, अंदाज़ा यही है कि काटन का रेट। ब्रेक ले लें, फिर इस पर बात करते हैं, क्योंकि आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डराने वाली बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास की काश्त पर और ज़राअत की मजमूई सूरत हाल पर। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। अदील साहब, ये अभी राना साहब जिक्र कर रहे हैं, वो काश्तकार ऐसे नाराज़ सा नज़र आता है, तो ये जिम्मेदारी तो सारी महकमा ज़राअत तो उसी पर आ जाती है ना, जिसकी नाराज़गी भी दूर करनी है, उसको मना के वापस भी लाना है। उस पर कितनी हद तक कामयाबी हो रही है? सर देखिए, महकमा ज़राअत तो सी की जब हम बात करते हैं तो पूरे मुल्क के जो किसान हैं ना, उनकी नज़र ये होती है कि ज़राअत की जो भी बात आएगी तो ये महकमा रिस्पॉन्सिबल है। असल में ऐसा नहीं है। हमारा मकसद होता है फार्मर की पैदावार को ऊपर लेके बेहतर करना है, हाँ, उसकी इनपुट्स को एक तरीके के साथ फसलात में डलवाना, उसकी स्प्रे को मॉनिटर करना, एरिया को मॉनिटर करना कि हमारे, क्योंकि हर साल तकरीबन टारगेट्स आते हैं हर फसल के, तो इसका मकसद तो यही होता है कि मंडी में आमद व रफ्त जो है वो
मुस्तहकम रहे, रेट्स मुस्तहकम रहे, ठीक है, और किसी भी चीज़ की शॉर्टेज ना हो, ताकि डिमांड एंड सप्लाई का मसला ना हो। लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि जो रेट्स हैं वो महकमा ज़राअत के अंडर कंट्रोल नहीं है किसी भी जिन्स के, ये गवर्नमेंट ने तयन करने होते हैं। अच्छा, वो जो गारंटी है ना गवर्नमेंट, वो आपसे दिलवाती रहती है, बेफिक्र हो जाए जी, अच्छे रेट मिलेंगे। अब भी आप कह रहे हैं ना जी, बहुत अच्छे रेट मिलेंगे जी, काश करें, फिर जब एन मौका आता है जी जी उस वक्त जो है आपको कटहरे में खड़ा कर देते जी। इस वक्त भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से यही मैसेज है कि 10,000 रुपया जो है ना रेट रखा जाएगा होगा जी, फुटी का। फुटी का। राज साहब, आप ऐसे ही मायूस कर रहे हैं? सर अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। ये अभी मैंने गंदम लगवाई है, तो अभी देखते हैं भाई गंदम किस तरह महकमे वाले लेते हैं सर। एक बात तो तय है कि अब वो जो आप ये सोचते हैं ना कि जी हुकूमत खरीदेगी, वो काम तो अब नहीं होगा, चाहे वो गंदम हो, फुटी हो, अब मार्केट को ही आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप इन्हिसार करके बैठ रहे, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे ना जी। एक बात तो पक्की है ना कि इंटरनेशनल मार्केट और आपका रेट जो है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है सर। वो तो खुलेगा, लेकिन ये देखिए सर, खादों के रेट, डीजल के रेट, बाकी रेट तो सर बढ़े हैं, इस लेकिन दफ़ा रेट तो ज़रा कंट्रोल रेट पे मिल गई चीज़ें आपको। सर काश्तकार के पास इतने पैसे नहीं थे, खादे तो उसने कार्ड भी मिल इस्तेमाल गया, नहीं की। किसान कार्ड भी मिल गया, पैसे वैसे तो आ गए। सर पूरी खाद इस्तेमाल नहीं की। ये भाई से पूछ लें, इस साल गन्ना की आपको पैदावार का पता लग जाएगा। इस बार बारिशें नहीं हुई, उसके बाद लोगों के पास पैसा नहीं था। चलो, कपास पे बात करने से पहले ज़रा गंदम की सूरत हाल बता तो दीजिए, क्या हुआ, कैसी है फसल, कैसी है ये? अभी कुछ दिन पहले हल्की फुल्की बारिशें हुई हैं साउथ पंजाब में भी, इसके क्या असरात मतलब? सर ये जनवरी फरवरी में ना टेम्परेचर थोड़ा राइज होने की वजह से फसल जो है ना वो ऐसे समझ लीजिए टर्मिनेशन की तरफ जाना शुरू हो गई थी। लेकिन ये जो 2 हफ्ते हैं फरवरी के, अब जो एंड के 2 हफ्ते हैं, इसमें टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, जिसकी वजह से फसल स्टेबल हुई है। तो इसमें यह है कि काश्तकार हज़रात जो है ना, एक तो पोटाश का इस्तेमाल करें, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे लाजमी करें, उसकी वजह से उनके अच्छे असरात संभाला जा सकता है, फसल को बेहतरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा बेहतरी ना भी हो तो वो जो हम रिवायती तौर पर पैदावार उठाते हैं वो मिल जाएगी। बाकी अल्टीमेटली जो भी फसल की पैदावार है वो मौसम के साथ ही कोरिलेट है। ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि हम बाहर खेतों में फसल लगाएं और मौसम उसको इफेक्ट ना करे। तो मौसम तो इफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है काश्तकार को कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो चाहिए ना जी। वो सारा कुछ जो है वो कुदरत पर इन्हिसार करके बैठा होता है, कहीं अगर मुश्किल हालात आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट उसे मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो बहस ऐसी है जिस पे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अब ये बताइएगा कि इस वक्त हमारी ज़मीनों की कैफियत कैसी है, क्योंकि आपका शुबा है सॉइल साइंसेस का, और हमने इसको बचाना है। अगर एक तो हम पैदर पे फसलें ले रहे हैं, पैदर पे कोई ज़मीन को सुख का सांस नहीं लेने दे रहे, कोई सांस उसे मिले, कोई दरमियान में कोई उसकी फर्टिलिटी पे काम करें, तो इस वक्त कैफियत क्या है और इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। ज़मीन की कैफियत जो है ना जी, 2-3 तरह से जो है, जैसे आप कह सकते हैं, पहले टेक्सचर तो इसका चेंज नहीं होता, टेक्सचर तो वही रहता है। जहाँ तक स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी स्टेटस की बात करें या पीएच के लेवल की बात करें, वो जो है ना जी अपना हमारी पीएच हाई जा रही है, जिसको हम आम अल्फाज में बुखार भी कहते हैं। क्यों हाई जा रही है? बिकॉज पानी जब है नहीं, सॉल्ट्स लीच डाउन होते नहीं हैं, वो सरफेस के ऊपर रहते हैं। सरफेस के ऊपर होने की वजह से आपके वो डिटीरिएट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को भी और सॉइल के हेल्थ स्टेटस को भी। अब उसको रेक्लेमेट करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें जो है ना जी वो तो मिनिमम करनी ही चाहिए और डूएबल है। वो क्या है कि जी हमें पानी मुहैया करना ही करना है। कैनाल वाटर है, अगर बारानी एरिया नहीं है, क्योंकि बारानी में तो आप अल्टीमेटली डिपेंडेंट है रेनफॉल पे है। इधर कैनाल वाटर इज़ रिच ऑफ न्यूट्रिएंट और सेफ भी है फॉर इरिगेशन पर्पस। आप उसको अप्लाई करें और साथ साथ आप केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लस जो अभी बारिशें नहीं हुई, मैन्योर, अभी जो बारिशें नहीं हुई इस सीज़न में, इसके कोई असरात ज़मीन की कैफियत पे बुरे मुरतब हुए? जी मैं इस जो इरीगेटेड लैंड्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि जी अपना लैंड के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़रा कम आएगा, फसलों के ऊपर ज़्यादा आता है। उसकी वजह ये है, या सॉइल्स के ऊपर इम्पैक्ट कम है, फसलों के ऊपर ज़्यादा है। जैसे कि अगर टिलरिंग ज़्यादा होनी थी वो टिलरिंग कम हुई है, ठीक है। फिर इसके अलावा अब चले आ गई है, थोड़ी सी आई है, बट बूटिंग स्टेज पे या ये जो अभी मिल्किंग स्टेज है, अब इसमें देखिएगा ग्रेन साइज में बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक्सपेक्टेड बारिश हुई, ये हल्की फुल्की बारिश। अब एक तो इफेक्ट ये हुआ ना कि वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो नीचे चला जाता है। जी जी जी, ऐसे ही है। दूसरा ये है कि अगर कोई गरज चमक के साथ बारिश होती है तो नाइट्रोजन भी मिल जाती है, वो दस्तयाबी भी खत्म हो गई। एग्जैक्टली। तो वो अब ये दोनों एलिमेंट जो है वो अब कैसे उसको मीट कर सकते हैं? एक तो
इजाफी नाइट्रोजन इस्तेमाल करें क्या? इजाफी नाइट्रोजन पे, और हम एक चीज़ भूल गए हैं जो कि अब अपनी फसलों को और डालना ही चाहिए साल में कम से कम एक दफ़ा। और ये जो अभी समर आ रहा है, समर में ये अदील साहब भी इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे, इसकी तायद करेंगे कि हम 6 से 8 ट्रालियाँ जो है ना, ये अपना वो जो टन है या कहते हैं, फार्म यार्ड मैनोर, ये गोबर ज़रूर डालें और फिर पानी चलाएं जब तक उसका कलर ज़मीन में खड़े हुए ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। उस वक्त तक आप समझें कि उसकी डिकम्पोजिशन नहीं हुई, ये ज़मीन की जरखेज़ी के लिए पक्का आंसर बना दें। अच्छा, ये डॉक्टर साहब मशवरे तो सारे दे देते हैं कि भाई काश्तकार को भी अंदाज़ा है, लेकिन इतनी मकदार में कलर कहाँ से लाएं? क्यों जी राणा साहब, इतनी मकदार में कलर कहाँ से लाएं? वैसे जहाँ दस्तियाब है वहाँ तो सस्ता है, 1000 रुपये की ट्राली वो तो डालते हैं लोग, जो सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना कलर नहीं है सर। अभी ये जो हमारा जो कलर है सर, ये हमारी बीट होगी, ये कलर हो गया, ये अभी जो हमारे मच्छी के फार्म बने हैं उधर इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर। अच्छा, हाँ जी, ये ज़्यादातर वो लोग लेके जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे खुराक, मच्छी की खुराक है सर ये। अच्छा, हाँ, मच्छी की। ये मच्छी की सर, ये किधर से लाएं कलर इतने मकदार मैं में? सर इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो है ना पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है वो, यानी कि जो उसकी बीट होती है मुर्गी की, वो जाता है मछली फार्म पे उसकी खुराक के तौर पे। असल में देखें, आपकी बात ठीक है, इस वक्त ट्रालियाँ भर भर के गोबर नहीं गिराया जा सकता खेतों में। उसका तरीकाकार ये है कि हर फार्मर जिसके पास 5-10 एकड़ की अपनी ज़मीन है और बोर लगा हुआ है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसके साथ वो एक खड्डा ज़रूर बनाए 5 बाई 5 फीट का। उसमें वो जो अपने जानवरों का ताज़ा गोबर वेस्ट है वो उसमें डाल, ताज़ा गोबर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे उसके अंदर गिराए और उसको दिन में 1 या 2 दफ़ा उसको हिलाए डंडे के साथ। इससे ये होगा जो उसमें फासिद मादे होते हैं, गैसेस होती हैं, वो एवेपोरेट हो जाती हैं और 1 महीने के अंदर जो है ना ये बेहतरीन खाद तैयार हो जाती है। तो खुश्क खाद जो गोबर है वो डालने के बजाय अगर हम ये ताज़ा गोबर जिसमें जानवरों का अगर पेशाब भी शामिल हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको अगर हम डालते हैं उस खड्डे के अंदर और 1 महीने तक उसको डिकम्पोज होने देते हैं तो तकरीबन एक महीने में गर्मियों में वो तैयार हो जाती है। तो ये आसान और सादा तरीका है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आलमोस्ट अगर 2 जानवर हों तो वो आपके 1 एकड़ के लिए काफ़ी हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो हमारा शहरों का वेस्ट है, अगर उसको उस पर कारखानों का केमिकल वाला वो मामला ना हो तो ये वेस्ट तो बड़ा कीमती हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये कंपोस्टिंग टर्मिनोलॉजी है इसी चीज़ के लिए। और नैयर साहब की जो है उस बात में भी मैं इजाफा करता चलूँ कि ये इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी और एकेडेमिया भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी कर रहा है। और मार्केट में राणा साहब के लिए भी जो है अपना है कि अगर गोबर नहीं मिल रहा तो ये कंपोस्ट जो है वो वेजिटेबल वेस्ट है या क्रॉप वेस्ट है या गोबर भी है, उसके कंपोस्टिंग मिक्सिंग करके आपको प्रोडक्ट मिल रही हैं। तो आप वो शहरों का वेस्ट है, ये भी रिसोर्स है ना, जिसको बिल्कुल। हमने अब वो एक फिनोमेना बना दिया कि नहीं बस उसके खिलाफ हम चले गए सारा कुछ ना। अगर उसमें केमिकल अलग कर लें और वो बाकी जो वेस्ट है उसी तरह जाके इस्तेमाल हो तो फायदा हो सकता है। एक ब्रेक लेने फिर इसमें मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ज़राअत पर और ख़ास तौर पे कपास की काश्त पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। राणा साहब, ये अभी ज़िक्र आया हम गोबर की खाद इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस हवाले से हम अक्सर जगहों पे जाएं ना तो काश्तकार के अंदर भी इसकी कोई अर्ज नहीं है। जैसे महकमा ज़राअत बार बार कहता है कि भाई आप गड़ा बना लें, वहाँ ये गोबर इकट्ठा करते रहें और इसको डिकम्पोज करें और फिर जो है इसको डालें। तो हमने बड़ी शाज़-ओ-नादरी कहीं नज़र आता है कोई इस किस्म का गड़ा बना हो। तो क्या वजह क्या है? मतलब काश्तकार काम नहीं करना चाह रहा, उसको फ़िक्र नहीं है कि भाई उसकी ज़मीनों की फर्टिलिटी कम हो रही है, इसको मैं बढ़ाऊँ। क्या हमारा काश्तकार ये काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो लोग इस तरफ नहीं आ रहे। बाकी जो आप अभी कलर जो शहर की बात करें तो उस पर भी काम ना गवर्नमेंट ने किया है ना हमारे किसी वहाँ पे। उसमें केमिकल होता है, उसमें जनाब ज़्यादातर शापर होते हैं जो उसमें कचरा वचरा जो होता है ना साजी, अगर उसको अच्छे तरीके से मशीनरी से मैनेज किया जा सकता है, अगर उसको अच्छे तरीके से मशीनरी के साथ किया जाए तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हम इससे तो पूरे शहरों का वेस्ट जो है वो इतना वेस्ट है, वो हमें समझ नहीं आती उसको कहाँ ज़ाय करें। और वो शापर या प्लास्टिक का मटेरियल या लोहे का वो खुद भी रिसोर्स है ना जी, वो तो इतना सरमाया है कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि अब फेंके कहाँ। हमारे पास जो दुनिया भर में रिसोर्सेज हैं वो हमारी लाइबिलिटी बनी हुई है, हमें समझ नहीं आती। मैं एग्री हूँ कि अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर काश्तकार अगर 2 साल 3 साल में एक दफ़ा अगर रूढ़ी डालता है तो उसका बड़ा फ़ायदा है और पैदावार अच्छी ले सकता है। उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, लेकिन उस तरफ नहीं जाते। ये काश्तकार आप समझते हैं काश्तकार ये कर रहे
जी करते हैं सर, पिछले साल मैंने क्यों जी? कोई 8 ट्रालियाँ डाली। सर, मैं हमें ना मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें ना दरख्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम अपने तमाम रोड्स दरख्तों से भर देना तो उसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाएगा, बारिशों की जो है सालाना वो इंक्रीज़ हो जाएगी अमाउंट। और नंबर 3 ये कि हमें सर्दियों के मौसम में ना इससे बहुत ज़्यादा एक ग्रीन मैटर मिलेगा जब हम दरख्तों को छांगेंगे सर्दियों में। तो वो ग्रीन मैटर और सब ये जो हमारी सब्ज़ी मंडियों से इतना ज़्यादा कचरा आता है, हाँ जी, उसमें शापर वगैरह नहीं होता क्योंकि मंडी में आमतौर पे शापर इस्तेमाल नहीं होते, गट्टू बैग्स इस्तेमाल होते हैं और वो दूर दूर से जो है सब्ज़ियाँ आती हैं। तो गोभी का देख लें आप, इतने लीफी मतलब उसका अच्छा, स्ट्रक्चर वो मंडी मिलता है। वाला सारा वेस्ट हम तो जाके डंप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी, मतलब ज़ाया हो रहा है वो। तो इस तरह होना चाहिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट, किसी ऐसी कंपनी कोई उसको जो है ना टेकअप करे कि वो सालाना इस सारे वेस्ट को इकट्ठा करे, इसकी कंपोस्टिंग करके इसको उनको लाइसेंसेस मिले, वो इसको बैग्स की सूरत में जो है ना वो बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट करें, सेल करें। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें काम हो सकता है। मेरे ख्याल टनों के हिसाब से हम रोजाना की बुनियाद पर जो है ना वो सारा वेस्ट ट्राई करें। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा थोड़ा सा उस अहम मौजू पर कि हम जो कपास की काश्त कर रहे हैं उसमें हम सीजनल भी देखेंगे और अगेती भी, दोनों कपास की काश्त जारी है। ज़ाहिर है अगेती ख़त्म होगी तो फिर सीजनल का मरहला आ जाएगा। बीज की दस्तयाबी का क्या इस वक्त आलम है, मतलब बीज अच्छा म्यारी बीज, क्योंकि काश्तकार को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बीज अच्छा दस्तयाब नहीं है। इसमें सर प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही हैं, लेकिन हम क्योंकि महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम गवर्नमेंट के इदारे ही रिकमेंड करेंगे। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के पास अच्छा सर्टिफाइड बीज मौजूद है और इसके अलावा काटन रिसर्च स्टेशन मुल्तान, काटन रिसर्च स्टेशन बिहाड़ी, यहाँ से सीड्स अवेलेबल। ये अदील साहब जो रास्ता आप दिखाते हैं ना, उनके पास कैपेसिटी बड़ी महदूद है। नहीं, पंजाब सीड के पास तो बेशुमार राना साहब दे देगा वो पूरे बोल के। एक तो सर वो पूरा नहीं कर सकता। हाँ। उनकी जर्मिनेशन बहुत कम है, लो है। हाँ। दूसरा उन इदारों के पास तो सारे लाइनें होती हैं, वो शायद वो कंपनी वालों को या चंद जिम्मेदारों को देते हैं, उनके पास इतना सीड नहीं होता सर। वो मैं कह रहा हूँ नहीं कि सर, उनके तो पास इतनी नहीं मिकदार में तो नहीं होगा। तो अगर अब नहीं है मार्केट में, वो नहीं वहाँ से अवेलेबल, या उसको आम लोगों से लेना पड़ता है, मार्केट से, खुली मार्केट से लेना पड़ता है, तो क्या एहतियातें करेगा आपकी नज़र में? इसमें सर ये कि सबसे पहले तो अपने इलाके के फार्मर्स से रब्ता किया जाए, जो साथी काश्तकार हैं जिनके पास पिछले साल कपास की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ज़ाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ बीज अपने लिए बचाया होगा, वहाँ से लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ पंजाब सीड कॉर्पोरेशन तो हर साल सेल करते हैं ना, बाकायदा पैकेट्स उनके पास आते हैं और उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। वो अपने ग्रोअर्स के पास, रजिस्टर्ड ग्रोअर्स के पास वो कपास हर साल लगवाते हैं। कपास है, गंदम है, राया, वो अपने रजिस्टर्ड ग्रोअर्स के पास लगवाते हैं। फिर फेडरल सीड के थ्रू उनकी सर्टिफिकेशन होती है, बाकायदा उनकी पैकिंग का एक निज़ाम है, विद टैग्स उनके सीड्स आते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन महकमा ज़राअत यही रिकमेंड करता है कि फार्मर हजरात अपने बीज खुद तैयार करें। और कपास के बारे में ऐसा है कि अबव 70% जर्मिनेशन जिस सीड का हो तो वही रिकमेंडेड है। काश्तकार हजरात अपना बीज जब खुद तैयार करते हैं तो उसको पानी में भिगोएं। तो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं सिंकर सीड। तो सिंकर सीड वो बीज होता है जो 100% जर्मिनेट करता है। तो काश्तकार हजरात को चाहिए कि अपने लिए सिंकर सीड तैयार खुद करें। खुद करें, इतनी मिकदार में करें, मुश्किल मरला। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? सीड एक बड़ा अहम मामला है और सीड के, अच्छा मुझे तो ऐसे लगता है कि सीड के मामले में हमारी ज़राअत मजमूई तौर पर बेबस नज़र आती है। ऐसे ही है। अच्छा, दुनिया तो इसमें से पैसा कमा रही है, इतना पैसा कमा रही है कि हम इतनी प्रोडक्ट से पैसा नहीं कमाते जितना लोग सीड से कमा जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हम क्यों पीछे रह गए? और ज़रा कपास के वाले से बताइएगा कि ऐसी वैरायटीज़ दस्तियाब हैं जिससे हम मुतमईन हो। अभी तक जो मैंने सीड की वैरायटीज़ जर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट की हैं ना, वो फिगर क्वाइट अलार्मिंग है। अच्छा, ये जो 70% नैयर साहब कह रहे थे, ये होना तो ये चाहिए, लेकिन 70% तो ये कम से कम कह रहे हैं, कम से कम दुनिया और तो वो जो रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं वो 30% हैं। 30%? इवन ये मैं आपको 20-30% इस रेंज में है। ओह अच्छा। जर्मिनेशन जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह जो है ना, जब ना हमने सब ने ना इसके अंदर इस क्रॉप को, हमारी मेन कैश क्रॉप भी यही थी, इसको तबाह करने में हम सब ने अपना रोल प्ले किया है। आपको पता है कि मुल्क की जो ना जी हर एक इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है। स्पिनिंग को देख लें, यार्न को देख लें, एक्सपोर्ट हमारी इसी बुनियाद पे के ऊपर है। जिनिंग के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। 0.8% है ना सर, 0.8% जीडीपी का। और आपके अगर आप 1 रुपये से कमाते हैं तो 300 रुपीज़ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कमा रहे हैं।
यानी इतनी मुनाफा बख्श है। लेकिन उसके साथ हमने सब लोगों ने गड़बड़ की, इवन किसान ने भी, किसान को भी जो है सबसे ज़्यादा जो है महरूमी का ज़ाला उसको करना पड़ रहा है अभी तक। उसमें बुनियादी वजह जो है ना जी अपना यही है कि सीड की जो है जो सेक्टर है उसने उतना इफेक्टिव काम नहीं किया। एक वैरायटी चलें ठीक है, वैरायटी के डेवलप होने में टाइम लगता है, इट टेक्स 10 ईयर्स, 10 से 12 साल लग जाते हैं। लेकिन वैल्यू एडिशन के ऊपर हम किसी सेक्टर में भी नहीं काम कर रहे। वैल्यू एडिशन शुड बी द मोस्ट प्रायोरिटी एट लीस्ट। एक ज़माना था कि जब कपास की फसल आती थी, उतरती थी, तो मार्केटों में चहल पहल और रौनक हो जाती थी। एग्जैक्टली सर, गाड़ियों के मॉडल लॉन्च होते थे, वो इंतजार करते थे कंपनियां के जी ऐसी- फसल आने वाली है, तो उस वक्त जो है लोग माल खरीदते थे, दुकानें भर लेते थे। ऐसे ही तो है। हमने उसको तबाही के इस धाने पे पहुंचा दिया। राणा साहब, बीज पे आपकी क्या सूरत हाल है? आप बतौर फार्मर जो है क्या किस कैफियत से गुजर रहे हैं? मेरे भाई डॉक्टर साहब ने यकीन करें बहुत अच्छी बात की है जो भी बताई है कि 30% 20%। हकीकत बात तो यही है, हमारे पास बदकिस्मती से सर फिर माजरत आप के करते क्या हैं? चॉइस कैसे करते हैं? बीज आपने लेना है, अब हर फार्मर के लिए मुमकिन तो नहीं है कि अपने बीज का इंतजाम खुद करके रखे। मैंने तो डॉक्टर अगर आपने बीज लेना है तो फिर क्या करते हैं? मार्केट से कैसे तलाश करते हैं? पिछली दफ़ा भी मेरे ख्याल में आपको बताया था डॉक्टर साहब, मैं तो पिछली साल काटन का आपको पता मुझे जुनून है, मैं लगाता हूँ, मैं तो उसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ जो अच्छे प्लांट है पहले खुद ही कर देते पहले। हैं अपने। और उसकी भी इस पिछले साल जो है जर्मिनेशन का बड़ा इशू हुआ है क्योंकि बारिशें हुई थी बहुत ज़्यादा। तो जो पहले पिकिंग हमने की थी अर्ली की, उसकी तो हमारी जर्मिनेशन तकरीबन 60% आई है सर। उसके बाद जो आखिरी में थी उसकी जो जर्मिनेशन जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो 25%, 20%, 30% इशू आया। और ये पूरा ऑल ओवर है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हमारा सीड जो है डैमेज हुआ है और उसकी जर्मिनेशन लो है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बहुत इदारे हैं, लेकिन आजकल हमने अच्छा काम नहीं बीज किया। क्या भाव मिल रहे हैं? इस तरह इस वक्त जो सर जो तकरीबन जो है 5 किलो जो डिलेंटेड सीड है सर, मुख्तलिफ कंपनी को जो रेट है सर, वो 6,000 से लेकर तकरीबन को 10,000 तक सर है उनके रेट। अगर जर्मिनेशन को देख के इसे डबल करें तो ये कास्ट भी डबल हो जाएगी। मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ज़राअत पर और कपास की काश्त पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अदील साहब, अभी राणा साहब जिक्र कर रहे थे बीज का बड़ा मसला है, बड़ा मुश्किल मरला है। चलें, आपने कह दिया कि चलें कोशिश करता है काश्तकार इसी ज़रिए से कोई अपने कोई दूसरे फार्मर से, कोई सीड कॉर्पोरेशन से कहीं ना कहीं से हासिल करता है। अब मसला ये हुआ कि ज़मीन की तैयारी के लिए भी जो है वो बड़ा अहम मरला है और उसमें खादें एक तो हमारे पास बड़ी महंगी हैं, 10 दफ़ा सोचना पड़ता है काश्तकार को ख़रीद के उसको लगाने पे। फिर इस दफ़ा बारिशें भी नहीं हुई, तो ये बारिशों का ना होना ये हमारी अगेती कपास की काश्त पर असरअंदाज हो रहे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। कपास का जो पौधा है ना ये वाटर लविंग नहीं है, गर्म और खुश्क मौसम ही करता है। इस पे कोई असरात नहीं होंगे। इस तरह के असरात नहीं है, टेम्परेचर ही इसको अफेक्ट करेगा। लेकिन अगेती कपास जो है वो बनाई इसीलिए गई हैं कि वो कम टेम्परेचर पर उनको उगाया जाए। तो इसमें कपास लगाने का ये आप फ़र्क करते हैं अगेती कपास के बीज में और सीजनल में, या दोनों बीज यूज़ हो सकते हैं? ड्यूरेशन का इफेक्ट मेरा ख्याल है आता है। इनकी पैदावारी सलाहियत भी मुख्तलिफ हैं। तो ये जो नई अब ट्रिपल जीन वैरायटीज़ आई हैं, इनकी पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा है और कीड़ों के खिलाफ मुदाफ़त इनमें ज़्यादा है। क्यों जी डॉक्टर साहब? बुखारी साहब, अभी तक इस तरह की वो जो है ना वैरायटीज़, अर्ली सोइंग वैरायटीज़ नहीं निकाली गई महकमे की तरफ से। टेस्ट ज़रूर की हैं, रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। मैं आपको मोटा एक असूल बता देता हूँ कि अगर साइल का टेम्परेचर आपको 16-20 तक आ गया है, 16 मिनिमम और मैक्सिमम इस तरह से, अच्छा, आपके पास अगर अटेन हो रहा है तो आप अर्ली सोइंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अगर इससे नीचे है तो आप ग्रो ना करें, वो उसके लिए सूटेबल वैरायटी कोई भी इस्तेमाल कर लें, वैरायटी कोई भी है जो जिसमें जर्मिनेशन ठीक हो। जर्मिनेशन ठीक। और जर्मिनेशन के लिए अगेन वही चीज़ है कि हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो मैंने आपको कहा है कि दूसरा साल है, तीसरा साल है, मैं इस चीज़ को टेस्ट कर रहा हूँ और फिर फील्ड में जर्मिनेशन बड़ा इशू आ रहा है। जो राणा साहब ने बात की है, अल्टीमेटली हमें जो है ये गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी भी आती है, गवर्नमेंट की तरफ से हम सिफारिशात मुरतब करने वाले हैं, तो एटलीस्ट ये चीज़ें दें ताकि जो है नेक्स्ट पॉलिसी इसके आए कि लोकल इम्पोर्ट है या तो फार्मर को हम छोड़ दें, तो फार्मर खुद ही इंपोर्ट भी करे और एक्सपोर्ट भी करे। ऐसा हम करने नहीं देते, जिसकी वजह से इश्यूज कुछ आते हैं। वैसे गवर्नमेंट कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ना, काफ़ी सारे इकदाम किए जा रहे हैं, उनको खुद भी नज़र आ रहा है कि कॉटन की बहाली होगी। वो तो इसलिए हुआ है कि इन्होंने जो है अपने फार्मर से लास्ट ईयर जो है वो 18% टैक्स
मनी जो है ना जी इम्पोज करके जो रेट दिया है वो 18% डिडक्ट करके दिया है और वो खाते गवर्नमेंट के खाते में आया नहीं है, वो दरमियान में कहीं चला गया है। और वो जो इम्पोर्ट किए है बाहर से उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। ऐसे अब ये देखें थोड़ा सा प्राइस मैकेनिज्म है ये पाकिस्तान के अंदर, दुनिया का नहीं, इससे आप मुतमईन हैं ये कॉटन प्रोड्यूस का? मैं मुतमईन नहीं हूँ। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जनाब जी एक फार्मर एंड यूज़र है और यही प्रोड्यूसर है। उसके साथ अगर हम जो है ना, और वो भी हमारे उसकी सेफ्टी तो अब सेफ्टी कहीं नहीं है, है ना, कंज्यूमर की सेफ्टी हम देख रहे हैं। ऑफ हिज बिलोंगिंग इज एट रिस्क, वो रिस्क पे है। आप उसको सिक्योर करेंगे, इंश्योरेंस भी नहीं दे सके, डेफिनेटली यस, फसलों की इंश्योरेंस भी नहीं मैं दे एग्री सके, करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। ऐसी राजा साहब, आप जब ये अगेती या दोनों आप काश्त करते होंगे, सीजनल भी करते होंगे, अगेती भी काश्त करते होंगे, तो जब ये चॉइस करने लगते हैं तो बीजों में कोई फर्क डालते हैं कि यार ये बीज अगेती के लिए ठीक है, ये सीजनल के लिए ठीक है? नहीं, जो अर्ली में हम लगाते हैं तो उसका कोई इशू नहीं होता। अच्छा, कोई अर्ली बीज इस्तेमाल करने अर्ली में जो अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की है उसमें टेम्परेचर का बड़ा फ़र्क है। अभी भी मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, यकम तक लगाएं क्योंकि टेम्परेचर लो है। हाँ, तो अभी हमारी तैयारी थी, बारिश आ गई। हाँ, रात का टेम्परेचर तो अभी 11-12 तक ही चला जाता है। तो अभी हम फिर स्पेल आ रहा है 28 तारीख को ना सर जी। तो हमारा प्रोग्राम जो, मैं तो बल्कि यही कहूँगा कि यकम के बाद बहुत अच्छा होगा, टेम्परेचर भी ऊपर अप हो जाएगा, तो उससे हमारा गौ भी बेहतर होगा और कपास ठीक चलेगी। आप वैसे अपने जो देखने वाले काश्तकार हैं उनको क्या मशवरा देंगे बीज के हवाले से कि वो क्या बीज की चॉइस कैसे करें? बीज का सर एक बड़ा अहम मरहला है। मैं समझता हूँ इसको ये देखना चाहिए कौन सी कंपनी का जर्मिनेशन कितनी है, इसको चेक करना चाहिए सर। वो कैसे जर्मिनेशन नहीं, जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं सर। आप किसी पटसल की बोरी के ऊपर चेक कर सकते हैं, कोई तौलिए के ऊपर उसको कुछ जब आप खरीदते हैं बीज किसी कंपनी का खरीदते हैं तो लेबल पर जो लिखा होता है उस पर ट्रस्ट करते हैं या फिर भी आप कंपनी देख लेते हैं? अभी एक बंदे ने लिया है तो उसकी उगाव अच्छा हुआ तो कंपनी तो कभी भी नहीं लिखेगी कि इसकी 30% है जर्मिनेशन। नहीं, वो तो सर 80% लिखती है, 70% लिखती है, वो कभी भी कोई 30-40% नहीं लिखता। वो तो तकरीबन साहब को कमेंट करना चाहते हैं सर, इस पे ना लिखा होता है बैग के ऊपर, लेकिन ये राना साहब ने सही कहा है कि हम 100 बीज गिन के ना उसको 6-7 घंटे भिगो के तौलिए के ऊपर रख के या बोरी के ऊपर रख के उसको ढाँप देते हैं और उसको दिन में 1-2 दफ़ा छट्टा करते हैं पानी का, तो उसका उगाव हम चेक कर सकते हैं। लेकिन वैरायटी सिलेक्शन जो है ना वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वैरायटीज़ हम ये कहते हैं कि जो ट्रिपल जीन वैरायटीज़ है ना ये अर्ली सोइंग के लिए हैं। अर्ली सोइंग में आप सीजनल की जो डबल जीन वैरायटीज़ है वो नहीं लगा सकते क्योंकि उनके ऊपर पिंक बोलवर्म का हमला बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ट्रिपल जीन ही लगाएं, ट्रिपल जीन ही अर्ली पे लगेंगी। और ट्रिपल जीन अगर आप सीजनल में लगाते हैं तो उनकी पैदावार निस्बतन कम आती है। और इसी तरह अगर आप डबल जीन वैरायटी जो सीजनल है, अगर फिर तो ये बाइफरकेशन हो गई ना कि आप अगर अर्ली काश्त कर रहे हैं तो ट्रिपल जीन वैरायटी को इस्तेमाल करें और रवायती में ट्रिपल जीन की बजाय डबल जीन काश्त करें। क्यों जी डॉक्टर साहब? ये अगर कह रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं जहाँ तक लिटरेचर है, लिटरेचर में वो अक्रॉस द बोर्ड टेस्ट की गई हैं कि वो जो अर्ली सोइंग की है उसकी परफॉर्मेंस ज़रा बेहतर आ रही है एज़ कम्पेयर टू सीजनल। और वो उसका बुनियादी वजह यही टेम्परेचर का है, क्योंकि अब ये सिंध क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा ले रहा है उसकी बुनियादी वजह ये इस वक्त टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा है। वो बाकी जो सूबों से है, पंजाब से पर्टिकुलरली, पंजाब नियर बाई, वहाँ पे टेम्परेचर अभी डाउन है, कोई इंसेक्ट नहीं है, उसको बेहतरीन इन्वायरमेंट मिल जाता है। जैसे ही हमारा जो है अपना टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है उसकी जो है तकरीबन हार्वेस्टिंग पहुँच रही होती है। तो अब जो है ना जी अर्ली सोइंग के लिए भी आप ये देखें ना, फरवरी से आप हार्वेस्टिंग जो है ना जी अगस्त तक ख़त्म कर रहे हैं। जो आपका मानसून पीरियड है, मानसून में जिसमें बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, ह्यूमिड, क्योंकि आपका जो है ना जी इंसेक्ट अटैक पर्टिकुलरली वाइट फ्लाई है जी, उसमें ही ज़्यादा टेम्परेचर भी हाई है और उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है। उधर तो उधर भी हाई हुआ होता है सिंध में, इधर भी है, हर तरफ से फिर जो है ना जी अपना मार पड़ती है कॉटन क्रॉप को। इस वजह से कॉटन क्रॉप की जो है ना जी अपना पैदावार डिक्लाइन की तरफ गई है और कॉटन लीफ का वायरस जो है ना जी अपना मेन इशू बनता है, मेन इशू बनता है हर वैरायटी में, भले जो है ना ट्रिपल जीन वैरायटी है या डबल जीन वैरायटी है। लेकिन ट्रिपल जीन में तो काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस आई है। मैं पता नहीं इस पे मजीद काम होना चाहिए। मेरा ये अंदाज़ा नहीं है कि इदारे दावे तो कर रहे हैं लेकिन किस हद तक कामयाबी हो रही है और इसमें, क्योंकि बीज का बड़ा इशू है। राजा साहब ये बताएं कि वो किसी ज़माने जो है वो मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट सप्लायर आ जाते थे और लाख 1.5 लाख रुपए की बोरी बेचते थे बीज की, बड़े लंबे चौड़े दावे करके।
उसमें कोई कमी आई है? उसमें बहुत सारे हमारे काश्तकार मारे भी गए। मैं समझता हूँ हमारे फार्मर भी हैं सीड माफिया, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ जो डॉक्टर साहबान है सबसे ज़्यादा वो जो ब्रीडर है इनके नज़र, वो इस वक्त भी जो बड़े नामवर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो कहते हैं हमारी 70% वैरायटी हमारी लगती है, वो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक बर्बरी बेच रहे हैं। वैसे ही है सोच अभी तक कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसके ऊपर अच्छा, वो पूछने वाला क्या उधार है? अगर वो दावा कर रहे हैं तो खरीदने वाले को भी फिक्र करनी चाहिए। वो खरीदने क्यों जी रहील साहब? बस आखिरी लम्हात हैं, 20 सेकंड है, कोई आप कमेंट करना चाहें तो, कोई गाइडलाइन भी देना चाहें काश्तकार के लिए? सर बीज सिलेक्शन जैसे महकमा ज़राअत तोसी की यही मैसेज है कि गंदम के लिए भी कपास के लिए भी काश्तकार अपना बीज खुद, गंदम का जब बीज सिलेक्शन की बात करते हैं तो सीड ग्रेडिंग करके उसको वो ये तो वही बात है, जागते रहना साढ़े ना रहना, मतलब अपना अपना खुद ही तैयारी करो, मतलब तो यही हो गया। सर जैसे मैंने बताया ना, देखें महकमा ज़राअत तोसी का ना तो किरदार है बीज बनाने में ना रेट्स में, और सेफ रास्ता यही है कि भाई महकमा ज़राअत तोसी अपना बीज खुद तैयार कर लें, तो यही या तो सारे इख्तियार दे दें जी हमें, फिर हम देखते हैं कोई कैसे हिलता है। लास्ट मैसेज तो यही मैं कहना चाहूँगा, फिर हम देखते हैं कि बीज कैसे नहीं बनता, बीज सही कैसे नहीं पहुँचता। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने बात की है कपास की काश्त पर और ज़राअत पर मजमूई सूरत हाल पर। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।